हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम कवर करने वाले एक नए टॉपिक को जिसका नाम है एसएसआर मार्कर। इसी को ही हम कहते हैं सिंपल सीक्वेंस रिपीट, इसी को ही हम कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, इसी को ही हम कहते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, इसी को ही हम कहते हैं सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आइए देखती है इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से ये हमारे यूज में आता है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले, तो जुड़े रहिए। अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को देख पा रहे होंगे, ये जो पहला ही सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप कुछ अनोखी चीज देखने को मिल रही है। चलो मैं हाईलाइट करके देता हूँ। हाईलाइट करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा टी ए टी ए टी ए टी ए, ये बार बार दो न्यूक्लियोटाइड थायमिन और एडेनाइन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी को हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड टैंडम रिपीट्स। और ये हमारे जीनोम में देखने को मिलते हैं, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में क्या देखने को मिलते हैं, ये रिपीट्स हमको इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें ये जो दूसरा वाला है, इस इन दो स्ट्रैंड की, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको कि जीएसी 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 तीन न्यूक्लियोटाइड्स बार बार टैंडमली रिपीट्स हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। इसी तरीके से टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, इसी तरीके से पेंटा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। अगर हम इस पे फोकस करें, जो लास्ट वाला है हमारा, इस पे अगर फोकस करें तो इसमें जब मैंने हाईलाइट किया तब आप देखिए ए टी जी सी ए टी, फिर से देखिए ए टी जी सी ए टी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, 6 न्यूक्लियोटाइड्स बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट। तो इस तरीके से क्या है, ये जो रिपीटेशन है हमको हमारे जीनोम में देखने को मिलते हैं। तो इनका नंबर सच अब देखते हैं इस केस में, यहाँ पे टी ए का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। वही अगर मैं बात करूं इस केस में, जो सेकंड वाला केस है, इसमें थोड़ा सा कम हो गया। फिर हम थर्ड केस की बात करें तो टी ए सीक्वेंस क्या हो गया, और कम हो गया। मतलब रिपीटेशन क्या हो रहा है, कम देखने को मिल रही है। हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या मिलता है, ये जो रिपीटेशन है वो हमको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। हर एक ऑर्गेनिज्म में हमको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है, और इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये होता क्यों है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमको पता है डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम आता है, और पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, पॉलीमराइज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, और जिससे क्या होने वाला है, एक नया स्ट्रैंड फॉर्म होने वाला है। एक नया स्ट्रैंड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ये जनरली होता है, लेकिन जब ऐसे टी ए के रिपीटेशन हमको देखने को मिलते हैं, ये जो येलो कलर में हाईलाइट है, ये जो टी ए का रिपीटेशन है, दैट इज डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। ठीक है, तो इस केस में कैसा होता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो तो बाइंड करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसको लगता है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टी ए आया, यहाँ पे टी ए आया, उसको लगता है कि कुछ मिस्टेक है। तो इसीलिए जहाँ पे उसको टी ए सीक्वेंस देखने को मिलता है, उस सीक्वेंस को वो स्किप कर देता है। ठीक है, किस तरीके से देखिए, उसने क्या कर लिया, टी ए सीक्वेंस को स्किप कर दिया, और आगे जाके जब उसको टी ए के अलावा कोई सीक्वेंस दूसरा देखने को मिला, उसने उसके साथ क्या कर लिया, उसके साथ आगे में पॉलीमराइजेशन कर लिया। देखिए किस तरीके से, अब ये जो जीसीजी है, यहाँ से उसने फिर से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ तक कि वो चल रहा था, यहाँ तक कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। मतलब इतना सीक्वेंस क्या कर दिया, स्किप कर दिया, मतलब डिलीशन हो जाएगा अब जब नया जो स्ट्रैंड बनने वाला है उसमें। देखिए किस तरीके से वो क्या हुआ, उतना पोर्शन डिलीट हो गया, और जिसकी वजह से एक छोटा स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। ठीक है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेट पता चले पॉलीमरेज एंजाइम को। ठीक है, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में इसका लेंथ क्या हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले, और हो सकता है किसी पॉलीमरेज एंजाइम को शुरुआत में ही समझ में आ जाए, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलीशन हो सकता है, और हमें क्या मिल सकता है, एक छोटा स्ट्रैंड मिल सकता है। तो इस तरीके से इस रीजन की वजह से हमको क्या मिलता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है, और यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हमारा मार्कर है वो वर्क करता है। अब हमको समझ में आया कि हर एक ऑर्गेनिज्म में इसका जो क्या बोलेंगे लेंथ है, या फिर जो रिपीटेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है।
समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका यूज किस किस तरीके से होता है हमारे मार्कर के तौर पे। अब मैंने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म से क्या लिया, सैंपल लिया, डीएनए सैंपल, और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी क्या लिया, डीएनए सैंपल लिया। अब स्पेसिफिक एक जीन पे मुझे पता है कि ये क्या होगा, रिपीटेशन होगा। और अब मैं ये किस तरीके से पता करूंगा, मैं जो एक एनसीबीआई नाम का डाटा जो बैंक होता है जहाँ पे डाटा स्टोर्ड होता है, ह्यूमन, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एक जीन के बगल में मैं देखूंगा कि इतने इतने रिपीट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। उस डाटा की वजह से मैं क्या करूंगा, दोनों ऑर्गेनिज्म का एक जीन कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ एक पीसीआर साइकिल, ठीक है, जिसे हम कहेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रन करने वाला हूँ। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है टीए का, उसके फ्लैंकिंग रीजन में, मतलब फ्लैंकिंग मतलब जस्ट बगल में, जो बगल का जो सीक्वेंस है वहां पे उस सीक्वेंस का मैं प्राइमर ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या कर दिया, इससे कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर दिया, प्राइमर अटैच कर दिया। अब क्या होने वाला है, पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड करने वाला है, और वो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करने वाला है, एम्प्लीफिकेशन करने वाला है, एक नया स्ट्रैंड बनने वाला है। अब देखेंगे, मुझे पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, रिपीटेशन नंबर होता है। तो उस बेसिस पे देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, छोटा फ्रेगमेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीट ज्यादा है देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे छोटा साइज का क्या मिल रहा है, फ्रेगमेंट मिल रहा है, और यहाँ पे लार्ज साइज का फ्रेगमेंट मिल रहा है। तो पीसीआर मशीन का यूज किस तरीके से किया हमको समझ में आ रहा है। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऑर्गेनिज्म 1 को और ऑर्गेनिज्म 2 को, जब एम्प्लीफिकेशन के बाद जो भी मुझे मटेरियल मिलेगा उसको मैं क्या करूंगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एनालाइज करना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी एम्प्लीफिकेशन के बाद उनको डीएनए जो भी कंपोनेंट वहां पे बना है उनको बाहर निकालूंगा, और उसके थ्रू मैं सैंपल लोड करूंगा हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म 1 में क्या था, छोटा फ्रेगमेंट था, इसलिए उसने क्या किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया वो। और वही ऑर्गेनिज्म 2 में क्या हुआ, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास कैसा था, लार्ज फ्रेगमेंट था, बड़ा फ्रेगमेंट था। तो इसके वजह से क्या हो गया, उसका जो फ्रेगमेंट है वो वहीं पे ही रुक गया, और इसने क्या कर लिया, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और इस तरीके से ही ये एक मार्कर की तरह काम कर दिया, क्योंकि ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मुझे डिफरेंस शो कर रहा है, दैट इटसेल्फ इंडिकेटिंग इट इज यूज एज अ मार्कर। और इसी मार्कर को हम यूज करते हैं वेरियस एनालिसिस में। चलिए देखते हैं कौन से एनालिसिस हम कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके। एप्लीकेशंस क्या है, फॉरेंसिक साइंस में यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल साइट है जहाँ पे मर्डर हो गया या फिर कोई भी क्रिमिनल साइट है, वहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉरेंसिक साइंस की मदद से हम पता कर सकते हैं कि क्रिमिनल वाला अगर कोई डीएनए वहाँ पे मुझे सैंपल मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे लगता है कि दो दोषी है उनका डीएनए सैंपल लूंगा, और उसी के साथ मैं पीसीआर रन करूंगा, दैट इज सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स के लिए। और उसी से मैं पहचान सकूंगा कि कौन क्रिमिनल है और कौन क्रिमिनल नहीं है। इस फॉरेंसिक साइंस में किस तरीके से यूज करते हैं डीएनए सैंपल को, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में देख लिया है कि किस तरीके से यूज होता है। सिमिलरली कंपैरेटिव जीनोमिक्स में भी क्या होता है, यूज होता है। अब एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, एक ऑर्गेनिज्म में स्मॉल फ्रेगमेंट मिल रहा था, एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फ्रेगमेंट मिल रहा था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को कंपैरेटिवली जीनोमिक्स में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल गया कि उनका जीनोम कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। सिमिलरली अगर फाइलोजेनी की बात करें और टैक्सोनॉमी की बात करें, तो फाइलोजेनिटी के लिए हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब है विद द हेल्प ऑफ सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। क्योंकि अगर इसका सिंपल सीक्वेंस रिपीट करने के बाद सेम थोड़ा सा अगर करीबी हो रहा है, दैट इंडिकेटिंग दैट कि वो कैसे है, करीबी है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ में इसका किस तरीके से यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने क्या किया, सिंपल सीक्वेंस रिपीट किसी पेशेंट का किया, और सिमिलरली नॉर्मल का भी किया। अगर मुझे पता है कि ये जो पॉलीमराइजेशन है मुझे डिसीज वाले पेशेंट में मिलता है, तो अगर नॉर्मल पर्सन में भी वो मुझे देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि उसमें भी क्या है, डिसीज हो सकता है। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ये एक कोडोमिनेंट मार्कर करके यूज हो जाता है, मतलब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में मुझे क्या करेगा, डिफरेंस, मतलब कौन होमोजाइगस है और कौन हेट्रोजाइगस है ये मुझे इंडिकेट करेगा। ये कोडोमिनेंट मार्कर के बारे में हमने बहुत पहले भी अच्छे से जान लिया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके ऊपर भी कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम बात करें, लो क्वांटिटी ऑफ टेम्पलेट इज रिक्वायर्ड, मतलब बहुत कम डीएनए सैंपल हमको लगता है जब हमको ये स्टडी करनी पड़ती है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी,
इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी मैं रन कर रहा हूँ, एक टाइम पे रन कर रहा हूँ, और मैंने कल जाके वहाँ किसी और जगह पे भी रन किया या फिर किसी और समय में भी रन किया, तो वो रिजल्ट वही का वही मिलेगा। मतलब सेम रिजल्ट मुझे 2 लोकेशन पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मिल सकता है। मतलब हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब हाई एक्यूरेसी हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन की अगर बात करें तो इसको हम ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब थ्रू द मशीन हम क्या कर सकते हैं, पूरी जो मैकेनिज्म है वो रन करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि देखिए प्राइमर मुझे लग रहा था वो कॉस्टली होगा। अगर मैं बात करूँ पीसीआर मशीन तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो इस वजह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैंने बात की थी, अगर म्यूटेशन हो गया, मैं अगर बात करूँ फ्लैंकिंग रीजन में, अगर मैंने बोला था रिपीटेशन के रीजन के छोड़ के बगल में क्या होता है, एक फ्लैंकिंग रीजन होता है, यहाँ पे हम प्राइमर अटैच करते हैं, ठीक है। जब हम प्राइमर अटैच करते हैं और जो फ्लैंकिंग रीजन है वहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गया तो प्राइमर अटैच ही नहीं होगा, प्राइमर का एनिलिंग ही नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएसआर मार्कर, सिंपल सीक्वेंस रिपीट मार्कर, जिसे हम माइक्रो सैटेलाइट कह सकते हैं, एसएसएलपी कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से जानते हैं। और यही रीज़न है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है और कुछ एडवांटेजेस है। थैंक यू वेरी मच।